जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं देवेंद्र। और देवेंद्र भैया भी आप सबको जोहार कह रहे हैं। बिना कहे आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए देखिए, सिरमचोली का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सिरमचोली को लेकर अलग अलग खेमों में यहाँ पर सियासत हो रही है। एक खेमा कुछ और कह रहा है, दूसरा खेमा कुछ और कह रहा है, और जो यहाँ की मूल राजनीतिक पार्टियां हैं उनका कहना कुछ और है। लेकिन इन इस पर जो सियासत हो रही है उसका मूड निकलेगा क्या, उसका गूढ़ निकलेगा क्या, उसका सार निकलेगा क्या, अब ये लोग सवाल करने लगे हैं। अभी देखिए, दिल्ली से आशा लकड़ा भी पहुंची, यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। लेकिन पिछली सारी चीजें आप सबके जहन में है, लेकिन आशा लकड़ा जब पहुंची यहाँ पर तो सिरमचोली को लेकर क्या कोई ऐसी बात हो पाई जिससे अब ये समझ पाए लोग कि अब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने की तैयारी में है। देवेंद्र भैया, आप तो थे उस कार्यक्रम में, आपने पूरा सुना। आर्यभट्ट भवन में जो रांची विश्वविद्यालय का जो भक्ति है, परिसर है, उसमें कार्यक्रम हुआ। और मैं एक बात कह सकता हूं कि पहली बार आदिवासी समुदाय के करीबन सारे जो अगुआ थे उनकी उपस्थिति देखी गई। अब तक जो बिखरे बिखरे से थे, थे। एक तरफ कुछ लोग जो थे सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, प्रेम शाही मुंडा हो, निरंजनारायण टोपो हो, गीता श्री उरांव हो, और दूसरे जो अगुवान हैं देव कुमार धान की भी उपस्थिति कभी कभी रही थी। लेकिन अब देखेंगे कि बबलू मुंडा और दूसरे जो पाहन है वे लोग मौजूद नहीं होते थे। कल देखा गया कि सारे लोग उपस्थित थे, लेकिन कल की बैठक में प्रेम शाही मुंडा नहीं थे, अजय तिर्की नहीं थे, देव कुमार धान नहीं थे। बावजूद इसके कहना ज्यादा बेहतर होगा कि सारे लोग उपस्थित थे। और बड़ी बात यह होगी कि कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही समाज के सारे अगुआ को उनकी बात रखने का मौका, जो उनके गिरभांस था 5-6 महीने से। निरंजनारायण टोपो ने, आरती कुजूर ने, फूलचंद तिर्की ने और गीता श्री उरांव ने अपनी बातों को रखा। जनजाति आयोग की अध्यक्ष हैं आशा लकड़ा, उनकी ओर से कहा गया कि ये जो बातें रखी जा रही है इसे शपथ पत्र माना जाएगा। माने वहां जो भी लोग बयान दे रहे थे वे शपथ पत्र माना गया, वो ऑथेंटिक माना गया, उनका बयान माना, मतलब एक टेस्टिमनी हो गई, आपने जो भी कुछ कहा है सिरमचोली विवाद को लेकर, सिरमचोली विवाद पे, वो सारा अब एक शपथ पत्र के तौर पर ही इसे कंसिडर किया जाएगा, ये कहा गया। सारे लोगों ने जो 6 महीना के इतिहास हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, शुरू से ही भारत मित्र उसको कवर करता रहा, करीबन उसी चीज को दोहराया गया। गीता श्री उरांव ने एक नई जानकारी दी कि जो वहां की जमीन है, शायद 76 डिसमिल या कुछ जमीन है, वो करीबन 150 वर्षों से वहां सरना स्थल के नाम से उसका खतियान है। और दोनों ही खतियान में उसका जिक्र है। इसको भी रखा गया। और ये भी शपथ पत्र के माध्यम से डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन गया। मतलब अगर खतियान को लेकर भी अगर इन फ्यूचर अगर भविष्य में कोई सवाल उठते हैं तो ये भी देखिए, जैसा कि कहा गया कि ये सारे कुछ शपथ पत्र में जाएंगे, तो कल जितनी भी बातें दर्ज हुई हैं उनमें आप इसको भी देख सकते हैं कि जिस जमीन का जिक्र हो रहा है वो जमीन ऑलरेडी खतियान में है, दोनों खतियान में, आरएस खतियान में और सीएस खतियान में, और दोनों खतियान में है। मतलब ये जमीन सिरमचोली का जो सरना स्थल है उसकी जमीन है। अब तक जो एक खेमा बता रहा था कि आगे की जो जमीन है वो गैर मजरूआ जमीन है, और गैर मजरूआ जमीन पर ही सड़क का निर्माण हुआ है, तो कहीं कोई विवाद नहीं है। सिरमचोली सरना स्थल की जमीन नहीं ली गई, ये दावा किया जा रहा था। लेकिन गीता श्री उरांव ने पहली बार ऑथेंटिक रूप से कहा कि 150 वर्षों से ये जो जमीन है वो सिरमचोली सरना स्थल की है, और समाज के अंदर कहीं कोई विवाद नहीं है। विवाद है तो समाज और सरकार में। अच्छा, मुझे जब समाज और सरकार की बात हो रही है तो जब भी कोई प्लानिंग, कोई योजना सरकार अगर लेकर आती है कुछ निर्माण को लेकर, तो सबसे पहले उसका डीपीआर तैयार होता है। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। जिसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। लेकिन डीपीआर का मतलब ही यही होता है देवेंद्र भैया, मुझे जहां तक पता है, कि आप
किसी भी चीजों के एग्जीक्यूशन से पहले उस डीपीआर के जरिए आप ये तय कर पाए, सरकारें या जो प्रशासन है वो ये तय कर पाए कि क्या इसका फिजिकल इम्पैक्ट कुछ और होगा, क्या इसका सोशल इम्पैक्ट कुछ और होगा, या इसका कल्चरल इम्पैक्ट कुछ और होगा, इसके क्या क्या कंसिक्वेंसीज हो सकते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही डीपीआर को अप्रूव किया जाता है। यही होता है डीपीआर। तो जब ये सारी बातें, जब कल इस बैठक में ये बातें रखी गई कि सीएस और आरएस दोनों खतियान में ये जमीन, अगर इस जमीन का खतियान बताया जा रहा है कि ये सरना स्थल की जमीन है, फिर क्या डीपीआर में इसका जिक्र नहीं था? भूल यहाँ पर बड़ी हुई। मैं उसी और इशारा कर रहा था। सबसे पहली बात तो गीता श्री उरांव का ये दावा है। वस्तु स्थिति क्या है वो नहीं आता। ये गीता श्री उरांव का दावा नहीं, उन्हीं के हवाले से, अगर उनके कॉन्टेक्स्ट से देखें। और ये बात की ये आदिवासी समुदाय ने अपना पक्ष रख दिया। उसके बाद उस परिसर में आती हैं जनजाति आयोग की सतह से आशा लकड़ा जी। आशा लकड़ा जी की ओर से इसको चिन्हित किया। आशा जी ने लगभग 3-4 मुद्दे बहुत ही गंभीरता से उठाए हैं। उन्होंने जो पहली बात कही वो तो ये कहा कि आदिवासी समुदाय को अपने संघर्षों के लिए, अपने सामाजिक पहचान के लिए, अपनी विरासत को बचाने के लिए, अब बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, तिलका मांझी के रास्ते, मैंने कहीं न कहीं आदिवासी समाज की जो अस्मिता है उसको उन्होंने रेखांकित किया और आदिवासी समाज को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। लेकिन इसके साथ ही आशा लकड़ा ने यह भी कहा कि हमें हर संघर्ष जो है, हालांकि हमारे यहाँ उलगुलान की परंपरा रही है, बलिदान के हम आदि सबसे बड़े ये रहे हैं, परिचायक रहे हैं कि हमने हमेशा बलिदान दिया है। लेकिन यह वक्त बलिदान का नहीं है, वक्त जो है संविधान की शक्ति, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लड़ाई लड़ने का। यह हद तक तो ठीक थी। आशा लकड़ा ने बड़ी बात कह दी उस बैठक में कि यदि यह बाला मंदिर होता तो क्या यही दशा होती? तिरुपति बाला मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर जो है उसका जिक्र हो रहा है कि अगर ये सिचुएशन, जो स्थितियां अभी सिरमटोली सरना स्थल को लेकर है, अगर तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ अगर ऐसी कुछ स्थितियां बनती तो क्या वाकई सरकार या प्रशासन की तरफ से यही एटीट्यूड रहता? एक बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से ऐसा कह गए आशा लकड़ा ने आदिवासी समुदाय को मोटिवेट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बड़ा सवाल यह है कि संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक पद पर रहते हुए इतनी बड़ी बात कही है उन्हें। आदिवासी समुदाय के पक्ष में इतनी बड़ी बात करना, उनकी हिम्मत की दाद दी जानी चाहिए। लेकिन इस पर भी राजनीति आगे चल के होगी, बिल्कुल होगी, हाँ। तीसरी बात उन्होंने कही डीपीआर। उन्होंने कहा कि डीपीआर मांग की जा रही है सरकार से, सरकार की ओर से डीपीआर नहीं दिया। आपने ठीक कहा था कि जब भी कोई डीपीआर बनता है तो सिर्फ उसका फिजिकल इफेक्ट की बात नहीं होती है, उसका कल्चरल इफेक्ट, उसका सोशल इफेक्ट की भी बात होती है। यदि ये जो प्रोग्राम बनेगा, जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या लोगों का रिहेबिलिटेशन होगा, उसका कल्चरल जो रिहैब है, आप रिहैब में सब कुछ देख सकते हैं। सिर्फ घर रिहैब नहीं होता है, उनके साथ साथ उनकी परंपराएं, संस्कृति सब कुछ पुनर्वासित होती हैं। और ये सब कुछ देखा जाना था तो डीपीआर में इसका जिक्र क्यों नहीं है? और ये है तो सामने क्यों नहीं आ रहा है? डीपीआर को भी संशोधित किया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं आरती कि डीपीआर के बारे में एक दूसरी जानकारी भी आ रही है। दावा किया जा रहा है कि डीपीआर जो बना था वो चंपाई सोरेन के रीज में बना था, जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे। अब सवाल यह है, लेकिन अब तो ये बड़ा सवाल हो गया कि मेरे जो सूत्र कह रहे हैं, यदि चंपाई सोरेन के रीज में बना था तो चंपाई सोरेन आज भाजपा में है। मैं आशा लकड़ा के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ। आशा लकड़ा हाँ। जनजाति आयोग की सदस्य है, संवैधानिक पद पर हैं। पर आशा लकड़ा ने जो सवाल खड़ा किया, उस सवाल के दायरे में चंपाई सोरेन भी आवेंगे। उस सवाल में तो अब अगर इस सवाल को आप ऐसे दिखें कि सिर्फ चंपाई सोरेन क्यों, अब तो उसमें पूरी भाजपा, जो प्रदेश भाजपा है वही घिरती नजर आ रही है ना, गिरेगी यदि ऐसा होता है तो। लेकिन एक बड़ी बात यह भी देखने को मिली कि अमूमन जो संवैधानिक पद पर होते हैं, सत्ता से टकराव से बचते हैं। वे चाहते हैं कि संवैधानिक मर्यादा में चीजों का समाधान हो। कहीं न कहीं आशा लकड़ा ने सीएम हेमंत को निशाने पर लिया।
मैं फिर कह दूं कि आशा लकड़ा एक संवैधानिक पद पर और है। इसके नाते हमारी भी सीमाएं हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस सीरम टोली विवाद आज हो रहा है, इससे आशा लकड़ा जी का अतीत भी जुड़ा हुआ रहा है। ये दिलचस्प, देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सारी चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। अब देखिए सिरम टोली विवाद को लेकर आशा लकड़ा मुखर तो हुई हैं, संवैधानिक पद पर हैं, जनजातीय आयोग का वो पद संभाल रही हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं वो। और अब वहां आकर जब वो इतनी सारी बातें कह रही हैं, पूरा वो मतलब कहिए कि जैसे समुद्र मंथन हुआ, तो इन्होंने आकर पूरे सिरम टोली विवाद का मंथन किया जिसमें सब लोग जुटे। और उससे निकला यही कि भाई जब इतना सब कुछ हुआ है तो डीपीआर क्यों नहीं देखा गया। डीपीआर, अगर डीपीआर को दोनों पक्षों से देखे तो अब एक पक्ष में तो भाजपा खुद घिरती नजर आ रही है, क्योंकि ये डीपीआर उसी वक्त तैयार हुआ था जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जेएमएम से थे वो। लेकिन अब अगर डीपीआर पर सवाल उठ रहा है तो चंपाई सोरेन अब किस में है, बीजेपी में है, तो इसमें घिरेगा कौन, बीजेपी। तो ये अलग अलग सवाल है। हाँ, तो पर जिस समय जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूँ कि सीरम टोली बैकग्राउंडर आते हैं, आशा लकड़ा का बैकग्राउंड सिरम टोली के साथ। उस समय वो भाजपा नेता थी, सिर्फ एक उस समय भाजपा नेता थी। और यह बात है 2024 की। 2024 में जब राम मंदिर, तो सिर्फ एक साल पीछे अगर हम जा रहे हैं तो 2024 में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो पूरे देश से मिट्टी लाए जा रहे थे पवित्र स्थलों से। उस समय सीरम टोली सरना स्थल और दूसरे स्थलों से भी मिट्टी गई थी। वो मिट्टी ले जाने वालों में गंगोत्री कुजूर थे, आशा लकड़ा थी। हाँ। और तब आदिवासी समुदाय की ओर से इसका विरोध हुआ था। रांची यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर रहे हैं, नाम मैं भी भूल रहा हूँ, उनकी ओर से इसका विरोध किया गया था। और आदिवासी समुदाय, बबलू मुंडा जो आज इस बैठक में थे, एसटी आयोग में ले गए, हाँ। उस वक्त उन्होंने विरोध किया था और कहा था कि आदिवासी जो है न हिंदू है न ईसाई, फिर मिट्टी क्यों जा रही है। अब कल आपको याद होगा कि आरती कुजूर ने अपने ही चैनल पर कहा कि मैं आदिवासी हूँ, वनवासी नहीं, हाँ, नहीं। मैं सनातनी नहीं। हाँ, हाँ। पर याद हो कि 2024 में इसी आरती कुजूर ने चान्हो या रांची के आसपास के किसी सरना स्थल में एक पंडित जी को बुला करके और सरना स्थल को शुद्ध करवाया था और मिट्टी भेजा था। उसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। हाँ, कोशिश हुई थी कि प्राथमिकी दर्ज कराई जाए इन पर। हाँ, बात हुई थी। इधर आशा लकड़ा के खिलाफ, तत्कालीन आशा लकड़ा के, मैं भी कह दूं कि उस समय आशा लकड़ा भाजपा के। हाँ, मतलब ये जहन में रखिए आप कि जिस काल की बात हो रही है उस वक्त आशा लकड़ा किसी जनजातीय आयोग से जुड़ी हुई नहीं थी भाई। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेता के तौर पर जानी जाती थी। हाँ। वो भाजपा नेता रही थी। 2024 की बात है ये, ज्यादा पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है, बस एक साल पहले, वो भी 6 महीने पहले आप जाइए, 6-8 महीने पहले, तब की बात हो रही है। तो उस वक्त आशा लकड़ा भी वहां पर थी। हाँ, कर्मा उरांव जी ने इसका काफी विरोध किया था और कर्मा उरांव जी ने आशा लकड़ा, गंगोत्री कुजूर इस सबों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का आह्वान किया था। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आज आशा लकड़ा संवैधानिक पद पर जाकर के और आदिवासी समाज की अस्मिता का बात कर रही है, आदिवासी समाज के का जो इतिहास है, उसका जुझारू संघर्ष है, उसको सामने ला रही है। पर कल तक जब आशा लकड़ा भाजपा में थी तो इस आदिवासी समुदाय को कहीं न कहीं वे हिंदू ही मान रहे, सनातन में जोड़ने की कोशिश हो रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। आज वो आशा लकड़ा जब संवैधानिक पद पर आती हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। संवैधानिक पद पर रहते हुए इसे तो होना ही चाहिए। और हम उनके पद और उनकी गरिमा को लेकर कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बस उनका बैकग्राउंडर बता रहे हैं कि जिस मुद्दे पर आज वो मुखर हो रही हैं, अब से चंद महीनों पहले वो चीजें कुछ और थी। और तब मिट्टी चोरी का आरोप लगा। हाँ, तब मिट्टी चोरी का आरोप भी लगा था कि मिट्टी चोरी की गई है। उस मिट्टी चोरी आरोप के जो प्रमुख रही है गंगोत्री कुजूर, आज कह रही है कि मैं सनातनी नहीं हूँ। कल सबसे ज्यादा अगर किन्हीं का मुखर जो बयान सामने आया वो गंगोत्री कुजूर का था। अगर आपने द भारत मित्र पर देखा होगा या फिर मुझे लगता है कि सारे मीडिया ने कवर किया है, आप गंगोत्री कुजूर को सुनिए। वो जितनी मुखर हैं कि वो सरना है, वो सरना है। लेकिन आज से कुछ एक महीने पहले जाइए, यही आशा लकड़ा जो उस वक्त भाजपा नेता हुआ करती थी, संवैधानिक पद पर नहीं थी, तो हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। आशा लकड़ा हो गई, गंगोत्री कुजूर हो गई, आरती कुजूर हो गई, ऐसे सरीके कई नेता थे
जिन्होंने इन्हीं चीजों को उस वक्त सनातन बताने की कोशिश की थी, हिंदू धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं, हालात अलग हैं, तो इसलिए ये चीजें भी अलग हो गई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आशा लकड़ा जी का जो आगमन है संवैधानिक पद के रूप में हुआ है, सम्मान होनी चाहिए। लेकिन क्या यह विवाद का समाधान है या नए टकराहट की शुरुआत है? क्योंकि आशा लकड़ा जी ने साफ कर दिया है कि जब तक अब एसटी आयोग की ओर से मुहर नहीं लगेगी, आदेश नहीं होगा, उस पुल का उद्घाटन नहीं होगा। आशा लकड़ा जी ने अभी कहा कि जब मैं दिल्ली से चल रही थी तो कार्यक्रम को रद्द करने की सूचना दी गई। ये चीजें होती है और बहुत तरीके होते हैं। आप संवैधानिक पद पर है, एक सत्ता भी, एक यहाँ सरकार भी संवैधानिक है, तो ये दोनों को आपस में ही किया जा सकता था, न कि उसके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, क्योंकि आया है। देखा जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में समाधान होता है या फिर एक नए टकराव, क्योंकि सरकार नहीं, जिस टकराव की आप बात कर रहे हैं, मैं भी ये कंसिक्वेंसेस, मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ ये साझा हो। अगर एसटी आयोग मुहर नहीं लगाता है, क्योंकि देखिए अभी सरकार पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द ये काम खत्म हो और ये फ्लाईओवर हैंडओवर किया जाए पब्लिक को, क्या सरकार इतनी कोशिशों में अभी जुटेगी कि ये इतना लंबा खींचे कि एसटी आयोग इस पर मुहर लगाएगा, उसके बाद उद्घाटन का डेट फाइनल होगा और तब ये फ्लाईओवर हैंडओवर किया जाएगा? कंसिक्वेंसेस कुछ अलग नजर नहीं आ रहे हैं आपको अब इस विवाद के बाद? आशा लकड़ा जी ने कहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर उनकी सरकार से एक बात होगी और सरकार से जवाब तलब होगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस देश में सर्वोच्च जो संस्था है वो कोर्ट है। मामला कोर्ट में भी जाने की तैयारी है, और यदि मामला कोर्ट में जाता है तो सुपरमेसी किसकी होगी? एक संवैधानिक संस्था है एसटी आयोग, पर देश में जो सुप्रीम पावर है वह कोर्ट है। हाँ। तो निश्चित रूप से कोर्ट में भी जाएगा मामला, और चला गया है। बबलू मुंडा ने इस मामले को कोर्ट लेकर गए हैं। तो इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में सीरम टोली विवाद को लेकर टकराहट होगी, और पत्रकारिता के तमाम दायित्वों का निर्वाह करते हुए मैं इतना कह सकता हूं कि अभी इस पर कहीं न कहीं पक्ष परोक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स भी चलता रहेगा। बिल्कुल, और ये सियासतदानों के लिए तो और अच्छी बात है कि वो इस पर सियासी रोटियां सेकते रहें, क्योंकि ये सिरम टोली विवाद ने बहुत ऐसे चेहरे थे जो अब तक पता नहीं कहाँ गुम थे, लेकिन इस सिरम टोली विवाद ने कई चेहरों को चमक दी है। पर एक बात आशा लकड़ा जी ने बहुत अच्छी कही है कि डीपीआरए कहाँ? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को, मुझे नहीं पता है, कंफर्म नहीं हूं कि डीपीआर कब तैयार हुआ था और उसमें किनके कार्यकाल में हो। सूत्र बता रहे हैं कि डीपीआर तैयार हुआ है चंपा सोरेन जी के नेतृत्व में। यदि ऐसा होता है तो पॉलिटिक्स का एक नया दौर शुरू होगा और बलि का पकड़ा किसी और को बनाने की कोशिश। तब ये चीजें बहुत दिलचस्प होंगी देवेंद्र भैया, कि अगर डीपीआर वाकई जो खबरें हैं हमारे तरफ से, कोई देखिए ये हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अब तक खबरें आई हैं कि डीपीआर उस वक्त तैयार हुआ जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे, तो अगर वाकई ये चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ जाती हैं तब बड़ा दिलचस्प होगा कि जो कल तक सनातन कर रहे थे आज सरना कर रहे हैं, और जैसे ही डीपीआर वाली चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तो फिर उनके पास क्या होगा? एक सवाल तो हेमंत सोरेन से भी होगा या मौजूदा सरकार से भी, डीपीआर जिसने भी बनाया उस डीपीआर को पब्लिक डोमेन में लाने में दिक्कत क्या है? लाया जाए कि है क्या डीपीआर में इस बात की चर्चा थी कि यह जो है आदिवासी समुदाय का एक प्रमुख स्थान, धार्मिक धरोहर है, इससे इसका नुकसान हो सकता है, वहां आवागमन बाधित हो सकता है, और जैसा कि कल आशा लकड़ा जी ने कहा है कि इसके कारण जो है, निर्माण के कारण सरहुल की यात्रा बाधित हुई है। क्या वाकई बाधित हुई है? क्या इसका कोई आकलन सरकार की ओर से किया गया है? और क्या सरकार के अंदर से एक नए डीपीआर पर भी काम हो रहा है, तत्काल इसका उद्घाटन कर दिया जाए और एक नया डीपीआर बना करके और फिर से इसमें रद्दोबदल किया जाए? क्या कोई ऐसी योजना जो सरकार के अंदर चल रही है, और यदि ये चल रही है तो इसकी जानकारी समाज को क्यों नहीं दी जा रही है? बवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है?
बहुत सारे सवाल बहुत सारे हैं। सवाल हैं। चलिए, ये सारे सवाल देखिए, सवाल ये हमारा नहीं है, सवाल उस समाज का है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सवाल उन सरना धर्मावलंबियों का है जो ये नहीं चाहते कि इस पर किसी भी तरह की कोई राजनीति हो, कोई सियासत हो। वो बस चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान उन्हें मिले। सरना धर्म कोड की बात होती है। रही बात सिरमटोली सरना स्थल की, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, तो वो चाहते हैं कि बिना किसी राजनीति के, बजाय किसी सियासी उठापटक के, दावपेच के, इस समस्या का हल किया जाए और उन्हें जो सरना स्थल है उनको बाकी चीजों से मुक्त किया जाए। देखना, सरना धर्मियों की अपनी मांग जायज है, चाहे इसके अंदर जितनी पॉलिटिक्स हो, इस पक्ष की पॉलिटिक्स हो, उस पक्ष की पॉलिटिक्स हो, वो तो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी की लड़ रहे हैं ना, अपने रिलीजियस आइडेंटिटी की लड़ रहे हैं। और आशा लखड़ा जी का ये सवाल सारे निरपेक्ष भाव से देखा जाए तो ये तो सही है। यदि ये बालाजी मंदिर होता तो क्या ये होता? तो मैं इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं अपने दर्शकों। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आशा लकड़ा ने जो ये सवाल पूछा है कि क्या ये तिरुपति बालाजी मंदिर होता तो और स्थितियां इस तरह से होती, तो क्या वाकई झारखंड के राजधानी रांची में जो हुआ सिरमटोली सरना स्थल के लिए, क्या वैसी ही स्थितियां वहां भी बनती? कमेंट सेक्शन में जरूर हमें भेजिए। बहरहाल, खबरों की खबर तक जानने के लिए यहीं पर आइए, यहीं मिलेंगी ये सारी खबरें। दीजिए इजाजत, जोहार, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।